हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अध्याय 14 में यानी कि जो नियंत्रण है, कंट्रोल, उसकी जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उनसे किस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जो इनके क्या क्या प्रावधान है जिनसे आपको प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले धारा 309, निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। यानी कि जो राजस्थान सरकार है वो नगरपालिका में किसी निदेशक, स्थानीय निकाय के पदनाम से किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है और अन्य सहायक जो व्यक्ति है, अन्य सहायक जो अधिकारी है उनकी भी नियुक्ति कर सकती है। लेकिन कौन करेगी? आपको प्रश्न क्या पूछेगा कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और उनके पास शक्तियाँ किसकी होगी? जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं वो इन निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक के पास होगी। फिर धारा 310 है निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियाँ। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यानी कि आपको पहला प्रश्न ये देखने को मिल सकता है कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण कौन कर सकता है? राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त और प्राधिकृत व्यक्ति नगरपालिका के प्रबंधन में, नियंत्रण में आने वाली किसी भी संस्था, समिति या किसी भी ऑफिस का पर्यवेक्षण कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है। और इसके लिए वो उस ऑफिस या संस्था में संबंधित जितने भी रिकॉर्ड है उनको भी देख सकता है। तो उनके पास ये शक्तियाँ होगी कि वो उनका पर्यवेक्षण कर सकता है, निरीक्षण करता है, जितने भी रिकॉर्ड्स है उनकी क्या कर सकता है, उनको भी देख सकता है। फिर अगला है धारा 311, नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। राजस्थान सरकार के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, आपसे ये भी प्रश्न सीधा ये भी मिल सकता है कि कौन सी धारा में नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति राजस्थान सरकार को प्राप्त है? तो धारा 311 में। धारा 311 में नगरपालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति के पास है। और इसके साथ ही वो नगरपालिका के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कर सकता है, अपने अधीन में ले सकता है, अपने तलब कर सकता है वो। लेकिन आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाएगा? अगर नगरपालिका के ऊपर कोई केस हो जाता है या फिर वो विघटित कर दी जाती है या कोई ऐसा आपातकाल कोई आ जाता है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि नगरपालिका कार्य का निरीक्षण करना आवश्यक हो जाता है, तो ये शक्ति किसके पास है? राजस्थान सरकार के पास है। फिर है धारा 312, नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। जैसे कई बार क्या होता है, नगरपालिका कोई ऐसे आदेश दे देता है जिसके कारण जनता के क्या होती है, जनता के जो हित में नहीं होता है या फिर जनता के लिए वो शांति भंग का कारण बनता है, तो राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करता है, अपने एक आदेश जारी करता है, अपने द्वारा क्या करता है, एक आदेश जारी करता है जिसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं। फिर वो उस आदेश की एक प्रति राजस्थान सरकार को देता है और एक प्रति जो संबंधित नगरपालिका है उसको देता है। और इसके द्वारा वो इस आदेश को क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है, निलंबित कर देता है। और उसके बाद राज्य सरकार जब उस आदेश को देखती है तो अगर उसको वो जांच है या वो आदेश सही लगता है तो वो उसमें क्या कर सकती है, जो नगरपालिका के आदेश है उसको विखंडित भी कर सकती है या फिर उसमें कोई चेंज भी कर सकती है। फिर धारा 313 है आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ। इसमें क्या होता है कि जिला कलेक्टर क्या करता है, अगर किसी कोई इमरजेंसी कार्य आ गया, हमें कोई निर्माण करवाना है जो बहुत ही जरूरी है, तो वो क्या कर सकते हैं, नगरपालिका को आदेश दे सकता है या नगरपालिका के स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है ऐसा कार्य करने के लिए। लेकिन उसका जो व्यय होगा, जो उसका उस व्यक्ति को जो पारिश्रमिक दिया जाएगा, जिसको जिला कलेक्टर नियुक्त करेगा, वो नगरपालिका के द्वारा दिया जाएगा। तो ये धारा 313 है जिसमें आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ किसको प्राप्त है, जिला कलेक्टर को प्राप्त है। तो ये प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ किसको प्राप्त है, जिला कलेक्टर को प्राप्त है। फिर है धारा 314, आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकारी की अध्यपेक्षा का अनुपालन। यानी कि राजस्थान सरकार क्या करती है, जैसे अगर युद्ध हो गया, अकाल हो गया या फिर कोई महामारी आ गई, उसके लिए वो क्या करती है, जो अन्य जो कर्मचारी होती है उनकी नियुक्ति करती है। तो अब नगरपालिका में अगर आपने कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर कोई सफाई केंद्र है या फिर कोई चिकित्सा केंद्र है, इसमें अगर आपने कर्मचारियों की नियुक्ति की है तो उन कर्मचारियों के रहने पीने की व्यवस्था के लिए वो रहने पीने की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, नगरपालिका के द्वारा की जाएगी। और इसके लिए वो आदेश कौन देगा, राजस्थान सरकार आदेश देगी। फिर धारा 315, सार्वजनिक संगमों के निष्पादन के लिए अभिकरण। जैसे आपको पता है नगरपालिका में ऐसे कुछ निर्माण करने होते हैं जो नगरपालिका
के द्वारा संपादित नहीं की जा सकती। इसके लिए क्या होता है, कोई एजेंसी होती है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो एजेंसी को नियुक्त कौन करेगी, राजस्थान सरकार। लेकिन उसको एजेंसी को जो एजेंसी के द्वारा जो कार्य किया गया उसका खर्चा कौन देगी, नगर पालिका देगी। तो सार्वजनिक संक्रमों के निष्पादन के लिए अभिकरण। फिर धारा 316 है, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमों के संबंध में विशेष उपबंध। कई बार क्या होता है, नगर पालिका में जैसे कि जनता की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार को क्या करना पड़ता है, किसी स्थायी संपत्ति का क्या करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है। तो उस स्थायी संपत्ति का निर्माण तो कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। लेकिन उसका जो व्यय है वो आनुपातिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से किसके द्वारा दिया जाएगा, नगर पालिका के द्वारा दिया जाएगा। तो ये किस में लिखा हुआ है, धारा 316 में। फिर उसके बाद है धारा 317, नगर पालिक मामलों की सरकार द्वारा जांच। जैसे कई बार क्या होता है कि जो नगर पालिका होती है उसके द्वारा कोई आदेश या संकल्प पारित किया जाता है, तो उसकी जांच करने के लिए नगर पालिका क्या कर सकते, राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। तो उसमें उस व्यक्ति को सिविल न्यायालय के पास जितनी भी शक्तियां होती है वो सारी शक्तियां उसके पास होगी। यानी कि वो किसी व्यक्ति को बुला भी सकता है, उसके लिए शपथ पत्र भी ले सकता है, उसको शपथ के लिए उसके साक्ष्यों को भी ग्रहण कर सकता है। यानी कि जितने भी सिविल कोर्ट्स को शक्तियां प्राप्त होती है वो सारे उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। फिर धारा 318 कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। अगर राजस्थान सरकार को लगता है कि किसी नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या के ज्यादा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उन ज्यादा कर्मचारियों को किसी अन्य नगर पालिका में ट्रांसफर भी कर सकती है। और अगर ऐसा लगता है कि राजस्थान जो किसी नगर पालिका है उसमें नियुक्त जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके द्वारा जो पारिश्रमिक लिया जा रहा है वो ज्यादा है, तो राजस्थान सरकार आदेश पारित करके उसको पारिश्रमिक को कम भी कर सकती है। तो ये सरकार की किसकी शक्ति है, राजस्थान सरकार की। और कौन सी धारा में है, धारा 318। उसके बाद है धारा 319, नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। जैसे कि कई बार क्या होता है, नगर पालिका किसी कार्य को पूर्ण रूप से सही नहीं कर पाती। जैसे कोई पुल बनवाना था या फिर कोई समिति का गठन करके फिर जैसे कि या कोई सड़कों का निर्माण करना था, किसी भवन का निर्माण करना था, लेकिन सरकार नगर पालिका वो करने में असमर्थ रहती, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उसके लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगी और कहेगी कि उसको तुरंत उसको पूरा करे, वो उस काम को तुरंत पूरा करे। लेकिन उसका पारिश्रमिक और व्यय कौन देगा, नगर पालिका देगी। उसके बाद है धारा 320, नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आपने देखा होगा कि धारा 3 के अंतर्गत राजस्थान सरकार क्या कर सकती है, राजस्थान में नई नगर पालिकाओं के सृजन की घोषणा करती है। तो जैसे उसने नई नगर पालिका की सृजन की घोषणा तो कर दी, जैसे कि अभी हाल ही में जालोर में और जैसलमेर में और 19-10 नई नगर पालिकाओं की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब उनके जो जब तक चुनाव होंगे तब तक उनकी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा। तो इसके लिए क्या करती है राजस्थान सरकार, क्या कर सकती है, इसकी भी शक्ति किसके पास है, राजस्थान सरकार के पास। तो राजस्थान सरकार क्या करती है, किसी व्यक्ति को, किसी प्रशासक को या फिर कोई समिति बनाकर उसका जितना भी नगरीय प्रशासन है वो उसको सौंप देती है। तो इसके अंतर्गत इन चुनाव होने तक नगर पालिका के जितने भी कार्य है, जितने भी कर्तव्य है, जितनी भी शक्तियां, उनका प्रयोग कौन करेगा, वो एक व्यक्ति करेगा। तो ये धारा 320 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएंगे, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर। कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर जल्दी जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। और इसके साथ ही ये जो व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा वो क्या करेगा, ना तो कोई नया कर अध्यारोपित करेगा और ना ही कोई नया कानून बना सकता है। फिर धारा 321, उस व्यक्ति को जिसके अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकारी देवों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति है। जैसे कि क्या होता है कि अगर नगर पालिका के ऊपर कोई व्यय बाकी है जिसको राज्य सरकार को देना था लेकिन उसने नहीं दिया, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति को जिसके पास अभिरक्षा निधि सुरक्षित रखी गई है उसको आदेश देगी कि आप ये जो बकाया व्यय है उसको पूरा करो। ये किसमें, धारा 321 में। वे धारा 322 से क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी धारा में या कौन सी धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को विघटित किया जा सकता है। तो एक तो दो धारा कौन सी हो गई, धारा हो गई 322 और कारण क्या हो गई, एक तो क्षमता ना होना और दूसरा 2/3 से कम निर्वाचित सदस्यों का ना। क्षमता ना होना कि जैसे कई बार क्या होता है कि नगर पालिका अपने कार्यों को करने में अपने शक्तियों का दुरुपयोग करती है या कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं करती है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है, या फिर उसमें जो निर्वाचित सदस्य वो कुल सदस्यों की संख्या से 2/3 से कम है। जैसे कि आप मान लो कि एक किसी नगर पालिका में 66 सदस्य है तो उसके 2/3 कितने हो गए, 44।
अगर 40 ही सदस्य रह गए तो नगर पालिका क्या कर सकती है, उस जो नगर पालिका उसको विघटित कर सकती है और विघटन के पश्चात 6 माह के अंदर निर्वाचन यानी कि पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन जो नई नगर पालिका बनेगी वो शेष अवधि के लिए बनेगी। जैसे कि विघटित नगर पालिका है, उसके 2 साल पूरे हो गए थे, तो अब कितने बच गए, 3 साल और हैं, तो अगले 6 महीने में चुनाव करे जाएंगे, तो फिर वो कितने साल के लिए रहेगी, 2.5 साल के लिए रहेगी। इसके साथ ही अगर जैसे कोई नगर पालिका को विघटित किया जाता है और जो शेष अवधि है वो 6 माह यानी कि 4.5 साल पूरे हो गए और 6 माह से भी कम या 6 माह से भी कम समय रहा है, तो फिर चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। फिर है धारा 323, नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि नगर पालिका की पंचायत के साथ या किसी अन्य नगर पालिका के साथ कोई विवाद हो जाता है। अगर वो विवाद है वो सौहार्दपूर्ण से, समझौते से नहीं निपटता है, तो इसके लिए जिला कलेक्टर, अगर वो नगर पालिका एक ही जिले के अंतर्गत है, तो वो जो वाद है वो किसके सामने लाया जाएगा, जिला कलेक्टर के समक्ष लाया जाएगा। उस जो वाद है उसको सुनेगा कौन, जिला कलेक्टर सुनेगा। और जो जिला कलेक्टर है उसी का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा, उसके लिए आगे कोई अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन अगर नगर पालिका दूसरे राज्य में स्थित है या अन्य कोई मामला है, तो इसके लिए सुनवाई कौन करेगा, संभागीय आयुक्त करेगा और उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। फिर धारा 324, नगर पालिका और नगर सुधार न्यास यानी कि जो UIT है, नगर विकास प्राधिकरण है, या किसी अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद हो जाता है और वो आपसी समझौते से नहीं सुलझता है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, तो उसकी सुनवाई करेगा राज्य सरकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें कंफ्यूजन हो सकती हो क्योंकि अभी तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब 323 धारा में दे रखा है कि अगर नगर पालिका का किसी अन्य पंचायत या नगर पालिका के साथ विवाद होता है तो जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त सुनवाई करेगा, लेकिन अगर नगर पालिका का अपने ही किसी अन्य कानूनी बोर्ड के साथ विवाद होता है तो फिर राज्य सरकार सुनवाई करेगी। इसके बाद है धारा 325। धारा 325 क्या कहती है कि सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या उपादित करने की शक्ति। यानी कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, नगर पालिका द्वारा पारित कोई आदेश है उसको अपनी अधिसूचना जारी करके उस आदेश को क्या कर सकती है, नियम या आदेश या नियम है उसको रद्द भी कर सकती है और उसमें कोई भी चेंज भी कर सकती है। उसके बाद है धारा 326, सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन। राज्य सरकार क्या कर सकती है, अपने जो शक्तियां होती है वो किसी अन्य जो व्यक्ति होता है उसको क्या कर सकते हैं, प्रत्यायोजित करते हैं, किसी अन्य प्राधिकारी को नियुक्त कर सकती है अपने कर्तव्यों का या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लिए। फिर उसके बाद है धारा 327, अभिलेख मंगवाने की शक्ति। जैसे कि अगर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को लगता है कि राज्य सरकार नगर पालिका ने जो कोई आदेश पारित किया है या कोई संकल्प पारित किया है वो क्या है, सत्य है या नहीं है, या फिर उसकी औचित्य या उसकी वैधता जांच करनी है, उसकी सत्यता की जांच करनी है, तो वो क्या कर सकता है, नगर पालिका के जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको मंगवा सकता है या उस आदेश से संबंधित जितने भी रिकॉर्ड है उसको मंगवा सकता है, उसको देख सकता है, उसकी जांच कर सकता है। क्या कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। और अगर उसे लगता है कि ये आदेश या संकल्प गलत है तो फिर वो क्या कर सकता है, उस आदेश या संकल्प को क्या कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि धारा 309 में है निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियां। धारा 310 में निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां। धारा 311 में नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। धारा 312 है नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। धारा 313 है आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। धारा 314 है आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन। धारा 315 है नगर पालिका सार्वजनिक संक्रमणों के निष्पादन के लिए अभिकरण। धारा 316 है राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमणों के संबंध में विशेष उपबंध। धारा 317 है नगर पालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। धारा 318 है कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की शक्ति। धारा 319 है नगर पालिका द्वारा कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। धारा 320 है नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। धारा 321 है उस व्यक्ति को जिसके अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है सरकारी नियमों का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति। धारा 322 है क्षमता न होने या फिर 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगर पालिका को सरकार विघटित कर सकती है। धारा 323 है कि अगर वाद हो जाता है तो जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त सुनवाई करेगा। अगर नगर पालिका किसी अन्य कानूनी बोर्ड के विवाद होता है तो कौन करेगा, राज्य सरकार सुनवाई करेगा। और अगर राज्य सरकार
अगर किसी नगर पालिका के आदेश या नियमों को रद्द करना चाहता है तो अधिसूचना जारी करके उसको रद्द भी कर सकता है, उसमें चेंज भी कर सकता है। फिर धारा 326 से सरकार अपनी जो शक्तियां वो किसी अधिकारी या व्यक्ति को क्या कर सकती है, प्रत्यायोजित भी कर सकते हैं। धारा 327 से अभिलेख मंगवाने की सकती है। अगर नगर पालिका को लगता है, अगर राज्य सरकार को लगता है, उसके द्वारा व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी को लगता है कि नगर पालिका ने जो आदेश दिया है या जो संकल्प पारित किया है वो क्या है, उसकी वैधता को जांच रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आदेश को क्या कर सकते हैं, इतनी कार्यवाही के लिए रोक भी सकता है। और फिर अगर उसको सही लगता है कि आदेश नहीं तो उसको निलंबित भी कर सकता है। तो आई होप आपको ये सारी धाराएं अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।